Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Thunderbolt, जो कि हाल ही 2025 में आई है। इसकी पिछले 3 महीने से लगातार डिमांड मेरे पास आ रही थी और मेरी पुरानी वही घिसी पिटी लाइन जैसे कि मैं ऑलरेडी 35 बार आप सभी के सामने बोल चुका हूँ कि ये मेरी सीरीज MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 36th मूवी है। इससे पहले 35 मूवीज जो कि MCU की सीरीज में काउंट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 नॉट 1, 0 पर काउंट होती है हल्क, क्योंकि वो भी MCU का पार्ट है। वो जब आप उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। और एंटायर इंडिया में सिर्फ मैंने ही इन्हें एक्सप्लेन किया है, चाहिए तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब इस मूवी से रिलेटेड मेरे पास में 2 ओपिनियंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मार्वल की एक लेटेस्ट, एक बिल्कुल अलग टच वाली मूवी है। नए कैरेक्टर्स शो होने वाले हैं इस मूवी में हमें। वहीं सेकंड वाले ओपिनियन में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ। क्यों हूँ वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड येलेना बेलोवा दिखाई जाती है। तो ये बेसिकली नताशा रोमानोव यानी कि ब्लैक विडो की बायोलॉजिकल सिस्टर थी, जिसे कि हमने ब्लैक विडो मूवी में भी देखा था। तो इस वक्त वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि जीने का कोई मकसद नहीं था। सिर्फ आए दिन नए टास्क जो कि उसे दिए जाते थे वो उसे परफॉर्म करती रहती थी, जैसे कि लोगों को मारना, पीटना, सफाई करना। और इस वक्त वो एक बिल्डिंग में पहुंची हुई थी जहां पर उसे अपने सीनियर्स के थ्रू यहाँ की सफाई करने के लिए भेजा गया था। मगर तभी एक साइंटिस्ट उसके सामने आ जाता है और वो कहता भी है कि उसके सेंट्री प्रोजेक्ट को तुम समझ नहीं पाई हो, वो बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। मगर येलेना बिना कुछ सोचे समझे उस जगह को तबाह करने के लिए उस साइंटिस्ट को भी गोलियां मार देती है। और जिस दरवाजे के पीछे सेंट्री नाम का प्रोजेक्ट रखा गया था वो उसे खोल नहीं पाती क्योंकि साइंटिस्ट ने ऑलरेडी अपने सर पर गोली मार दी थी। एंड देन अपना काम खत्म कर लेने के बाद में वो अपनी सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है कि हाँ, आपके थ्रू जो मुझे मलेशिया में सफाई करने का काम दिया गया था मैंने उसे डन कर दिया है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सांसद में, जहां पर हम एक और नए सांसद को देख पाते हैं। इनका नाम है बकी बार्न्स, यानी कि हमारे ओल्ड विंटर सोल्जर। एक हाथ वाइब्रेनियम का दे दिया था उन्होंने वकांडा से। तो इस वक्त वो राजनीति में उतर आए थे। अब यहाँ कहानी में 2 अलग अलग मुद्दे चल रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर सोल्जर का कहना था कि एवेंजर्स को वापस से इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वहीं पर दूसरा ओपिनियन रखने वाली वेलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन, जिसका कहना था कि एवेंजर्स का होना जरूरी है क्योंकि देश पर, दुनिया पर कोई और हमले भी हो सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं तो उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें और ज्यादा मजबूत, पावरफुल, सुप्रीम बनना होगा। तो जो माननीय जज साहब थे ग्रे, वो बताते हैं कि देखो, तुम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि काफी सारे मासूम लोगों की जाने गई हैं। तो इस तरीके की जानलेवा रिसर्च तो आगे हम कंटिन्यू कर नहीं सकते। जिस पर डी फॉन्टेन का कहना था कि ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर कोई कमेटी बिठानी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, मेरे सारे के सारे प्लेसेस को छानना, खंगालना है तो आप कर सकते हैं, मगर आपको मिलेगा कुछ नहीं। और ये बात कह करके वो निकल जाती है। लेकिन जाते वक्त अपनी असिस्टेंट मैल को कहकर जाती है कि सारे सबूतों को मिटा देना, मैं उनके हाथों पकड़ी नहीं जानी चाहिए हूँ। तो इन दोनों का नाम भी काफी मस्त है, मैल, वेल। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर जिनका नाम है एलेक्सी और प्रोफेशनल नेम है रेड गार्डियन। इसे अगर मैं आप लोगों को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो जिस तरीके से अमेरिका के पास में उनका कैप्टन अमेरिका था, वैसे ही रशिया के पास में उनका रेड गार्डियन था। मगर ये उन फर्स्ट सोल्जर्स में आया करते थे जिन्हें की ज्यादा प्रख्याति नहीं मिली थी। एज वेल एज अभी लास्ट टाइम वाली अपन ने रेड हल्क वाली मूवी देखी थी जिसके अंदर एक अफ्रीकन कैप्टन अमेरिका था, तो काले रंग की वजह से उसे ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। तो काइंड ऑफ रेड गार्डियन के साथ में भी कुछ वैसा ही सीन था। इसी वक्त उससे मिलने के लिए येलेना घर पर आती है। येलेना का कहना था कि मैं अब वेलेंटीना के लिए और काम नहीं करना चाहते क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ। जबकि एलेक्सी का कहना था कि यार वो तो माई बाप है, उनके जैसा तो धुरंधर सदियों में पैदा होता है, उनके लिए काम करना तो फक्रे की बात होगी। तुम तो मुझे ही कोई काम दिलवा दो, मैं उनके लिए जान दे दूंगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सोल्जर अपनी कुछ पावर्स या फिर अपनी बीते हुए समय को दोबारा जीना चाहता था, इसलिए वो वेलेंटीना के साथ काम करना चाहता था। मीनवाइल कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल यूज होती है। तो यहाँ पर एक बचपन की फोटो पड़ी थी जिसके अंदर कुछ बच्चे फुटबॉल टीम के अंदर शामिल थे। इनकी फुटबॉल टीम का नाम तो काफी लंबा चौड़ा था, मगर शॉर्ट में ये उसे थंडरबोल्ट टीम बोला करते थे, जिसे देखकर येलेना को अपनी पुरानी यादें आ जाती है कि तभी उसके पास में वेलेंटीना का कॉल आता है और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक आखिरी प्रोजेक्ट है, उसे कर दो और फिर तुम हमेशा के लिए आजाद, फिर तुम्हें कहीं पर भी छुप कर नहीं रहना होगा। जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं टेक्सास के खाली मैदानों में, जहां पर बहुत ही कहीं ऊंचाई में एक पहाड़ी पर एक सीक्रेट हाइड आउट था। ऑलरेडी वेलेंटीना ने येलेना के सारे बायोमेट्रिक्स ऑन कर दिए थे जिसकी वजह से वो अंदर जा पाई थी और उसका काम था एक चोर को पकड़ करके जान से खत्म करना। अब जिस चोर के पीछे वो यहाँ पर आई थी वो थी एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी से द घोस्ट, जिसे कि हमने एंटमैन मूवी में देखा था। आई थिंक 20th नंबर होगा उस मूवी का। मगर द घोस्ट को काम
काम मिला था एक और दूसरे असासिन को जान से मारने का, जिसका नाम है टास्क मास्टर, जैसे कि हमने MCU की 24th मूवी यानी कि ब्लैक विडो में देखा था। लेकिन येलेना को जान से मारने का काम मिला था जॉन वॉकर को, जिसे कि मैं जॉनी वॉकर कहता हूँ सस्ती मस्ती में। तो बेसिकली इन चारों को जान से खत्म कर देने का ऑर्डर दिया गया था। तो थोड़ी देर बाद ये लोग जब आपस में लड़ भिड़ करके ये सोच समझ पाते हैं कि जिस तरीके से हमने एक एक करके येलेना के लिए काफी सारे उसके सीक्रेट काम किए और बाद में जब कमेटी उस पर बिठाई गई तो उसने अपने सारे बुरे कामों को रोक देने या फिर पूरी तरीके से मिटा देने का डिसाइड किया, तो हम भी तो उसी में काउंट होते हैं। एक तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमें भी खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए उसने हम चारों को ही यहाँ पर बुला करके हमें खत्म कर डालने का एक मास्टर प्लान बनाया। इन बिटवीन यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स पड़ा था जो कि गलती से लड़ाई में टकरा जाता है और इस लड़ाई से उसके बटन्स वगैरह ऑन हो जाते हैं और उसी के अंदर से निकलता है बॉब नाम का एक शख्स, जिसे पूछा जाता है कि तुम आखिर यहाँ पर आए कैसे, मगर वो कुछ बता नहीं पाता। मीनवाइल कहानी की दूसरी तरफ वैलेंटीना ने एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करी थी और यहाँ पर चित्तौरी आर्मी या फिर जो अलग एलियंस धरती पर आए थे उनके कुछ गैजेट्स की नीलामी करने पर जो पैसा वैलेंटीना को मिलता वो उसे ह्यूमन रिसर्च या फिर अपने बाकी के एक्सपेरिमेंट्स पर खर्च करती, जिसे देख करके कुछ लोग तो उसके खिलाफ थे मगर कुछ लोग उसकी टीम में उसके लिए वाहवाही करते हैं। मीनवाइल यहाँ मैल की मुलाकात विंटर सोल्जर से होती है और अब हमारे नए सांसद साहब कहते हैं कि देखो वैसे तो मैं वैलेंटीना के खिलाफ हूँ, तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो, तुम मेरे काम आ सकती हो, तो फिर मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करना। लेकिन मैल कहती है कि ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। वहीं पर सीन अगेन शिफ्ट होता है थंडरबोल्ट्स पर, मतलब अभी तो ये टीम बनी नहीं है लेकिन दोस्ती इनकी आपस में हो जाती है। और जैसा कि अब ये सभी समझ चुके थे कि यहाँ पर हम चारों को खत्म करने के लिए मौजूद हैं, तो क्यों ना आपस में एक दूसरे की जान बचा करके यहाँ से निकला जाए। लेकिन इनके पीछे फुद्दू पड़ चुका था, यानी कि बॉब, जिसे कुछ अता पता नहीं था कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, तो ये लोग उसे भी अपने साथ लेकर के निकलना चाहते थे। मगर मुसीबत की बात ये थी कि यहाँ पर बड़े बड़े साउंड बैरियर्स रखे हुए थे और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी बिल्डिंग या फिर कहें कि सीक्रेट हाइडआउट ब्लास्ट होने वाला था। तो सबसे पहले तो ये उस साउंड वेव के डिकोडर को ढूंढ करके पूरी तरीके से बर्स्ट करते हैं, जिसके बाद में घोस्ट वहां से बाहर निकल करके दरवाजा खोल देती है और ये लोग अपनी जान बचा पाते हैं। हालांकि उसमें टास्क मास्टर मारी जाती है, लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ा अलग रुख ले लेती है। इस बीच येलेना पहुंच जाती है अपने एक पास्ट में। ये उसका वो विजन था जहाँ पर उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा था और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने सेंट्री यानी कि बॉब को पाती है। तो वो समझ जाती है कि बॉब कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो कि सामने वाले की यादों को भी देख सकता है। खैर अब तो ये खबर वैलेंटीना तक भी पहुंच चुकी थी कि आपके जो 4 असैसिन्स थे जो कि एक दूसरे को मारने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लगता है कि उनकी आपस में दोस्ती हो चुकी है क्योंकि ये सब मिलकर के वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर वैलेंटीना अपने एक और खिलाड़ी हॉल्ट को बोलती है कि तुम सीधा टेक्सास में पहुंचो अपनी पूरी टीम लेकर के, मैं भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचने वाली होंगी क्योंकि ये सारे के सारे खूंखार खिलाड़ी मुझे खत्म चाहिए। वैसे भी ये आवारा गुंडों की बेकार टीम है, कुछ कर नहीं सकती मगर खतरा कभी भी बन सकती है। लेकिन ये सारी चीजें गाड़ी में आगे बैठा ड्राइवर मिस्टर अलेक्सी सुन लेता है, जिसकी बेटी येलेना खुद इसी काम के लिए आगे पहुंची हुई थी। मीनवाइल मैल कॉल करती है विंटर सोल्जर को और बताती है कि वेल के यानी कि वैलेंटीना के इरादे कुछ खास नहीं, वो जितने भी अपने पुराने असैसिन थे उन्हें खत्म करवा देना चाहती है जिन्होंने उसके लिए बहुत सारे काम किए। हालांकि इंसान तो वो भी हैं और मैं किसी को जान से मरने देना नहीं चाहती, तो प्लीज तुम उन लोगों को बचा लो। अब जाए एक तरफ ये लोग कैसे तैसे करके आसपास की दीवार को तोड़ तो देते हैं मगर बिजली न होने की वजह से लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकते थे, तो ये चारों ही एक दूसरे का सहारा बन करके अपनी पीठ से पीठ सटा करके ऊपर उस चिमनी तक पहुंच करके बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। इस बीच इनमें काफी सारी बातचीत होती है जो कि कहानी का थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन बिल्डअप करती है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो स्टोरी लंबी हो जाएगी, तो अपन सीधा मेन पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। वहीं सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मैल वेल को पता लगता है कि इनके सामने एक और शख्स जुड़ चुका है जिसका नाम है रॉबर्ट। तब जाके वैलेंटीना को याद आता है कि मेरे एक मलेशियन प्रोग्राम में जहां पर मैंने कुछ लोगों को उनकी बीमारियां दूर करके सुपर पावर देने की बात करी थी, उस प्रोजेक्ट में ये लड़का भी शामिल था और मुझे तो लग रहा था कि वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है और इसी प्रोजेक्ट की वजह से ही तो हमारे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे थे। मगर मुझे क्या पता था लास्ट में आते आते कोई साइंटिस्ट इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कामयाब बना देगा। तो अब तो हमें वो सारे के सारे लोग जिंदा चाहिए, खास तौर पर रॉबर्ट। यानी कि यहाँ पर बॉब की बातचीत हो रही थी। दूसरी तरफ ये सभी लोग कैसे तैसे करके बाहर तो निकल जाते हैं। मीनवाइल एक छोटी सी झड़प में गलती से जॉनी वॉकर का हाथ भी सेंट्री पर पड़ जाता है और उसे भी अपने पास्ट की यादें आने लगती है, जैसे कि किस तरीके से उसकी खुशहाल वाइफ, एक छोटा बच्चा जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद था मगर आसपास की टेंशन और जो कत्ल का इल्जाम उसके सर पर लगा था जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब था, और तभी वो वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और ये बात वो भी समझ जाता है कि बॉब कोई आम इंसान तो नहीं है, वो किसी की
उनकी भी यादों में झांक सकता है। लेकिन यहाँ पर येलेना इन दोनों की लड़ाई को शांत करवाती है और बॉब को साइड में ले जाती है और बताती है कि देखो, वैसे तो हम एक दूसरे को जानते नहीं, बस हमें कैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलना है, फिर तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, मगर जब तक यहाँ पर है हमें शांत रहना होगा और एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ निभाना होगा। अब यहाँ से ये चारों सोचते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बाहर तो कुछ सोल्जर्स इनका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं इन्हें खत्म कर देने के लिए। तो अगेन ये लोग प्लानिंग बनाते हैं, जहाँ पर घोस्ट का काम था यहाँ की दीवारों से बाहर निकल करके इनके लिए कार का जुगाड़ करना। वहीं पर बॉब और येलेना मिलकर के सारी लाइट्स को ऑन कर देंगे ताकि इनकी आंखें चुंधिया जाए और पीछे से सेकंड हैंड कैप्टन अमेरिका आकर के इन सभी को धूल चटा देगा। लेकिन इनके प्लान में हो जाती है थोड़ी बहुत गड़बड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर्स देने वाली मशीनें ठीक तरीके से काम नहीं करती, उनमें ग्लिचेस आ जाते हैं, तो उनका रोशनी बिछा करके लोगों को चुंधियाने वाला काम चौपट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने सेकंड हैंड कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर खुद ही टूट पड़ता है उन सभी पर और उन सभी को मौत के घाट उतारने लगता है। मीनवाइल अपनी घोस्ट भी एक गाड़ी चुरा करके पहुंच जाती है इनकी जान बचाने के लिए। तो इस बीच ये लोग वहीं के सोल्जर्स के कपड़े पहन करके एक घायल सोल्जर होने की एक्टिंग करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बॉब की नजर पड़ जाती है वैलेंटीना पर और वो जान जाता है कि यही तो है वो औरत जिसने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट के नाम पर मुझे कमजोर से ताकतवर बनाने का वादा किया था और आज मुझे ही जान से मारना चाहती थी। कि तभी ये लोग गाड़ी में बैठ करके आगे जाने लगते हैं, मगर इनके कुछ प्रोटोकॉल्स थे। सीनियर्स आकर रोक लेते हैं कि भाई तुम जूनियर लोग कहाँ पर जा रहे हो, जहाँ पर अपना जॉनी वॉकर बताता है कि हम लोग घायल हैं और मेडिकल फैसिलिटी के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सीनियर्स को ये बात समझ में आ जाती है और वो इनका भांडा फोड़ करके इन सभी को गोली ठोकने ही वाले थे कि तभी बॉब को लगता है कि यार मैं ही सबसे कमजोर इंसान हूँ, इन लोगों ने तो अभी तक मेरी जान ही बचाई है, यहाँ पर सबसे बेकार जान मेरी ही है। तो वो आगे बढ़ करके उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक AK-47 के साथ गोलियां फायर करने लगता है कि तभी हॉल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी टीम को बॉब के ऊपर शूट करने के आदेश दे देता है और एक एक करके उस पर धनाधन 1000 से 2000 राउंड्स फायर होने लगते हैं। वैलेंटीना ये नहीं चाहती थी कि उसकी एक खास खोज मारी जाए, वो तो आकर रोकने वाली थी, मगर तब तक ढेर सारी गोलियां चल चुकी थी। लेकिन अब जो हमारे सामने आया था वो बॉब नहीं बल्कि था सेंट्री। उसकी ताकत बेशुमार थी, मानो जैसे 1000 सूरज उसके अंदर संजोए गए हो। लेकिन उनका यूज कैसे करना है फिलहाल के लिए सेंट्री को वो आता नहीं था। वो वहां से भागने के लिए आसमान में ऊपर उड़ता तो है, लेकिन अपना ध्यान खो बैठता है और अचानक से नीचे आकर के गिरता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है। अब हालांकि वहां से ये चारों तो बच गए थे, तो ये वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तब तक इनके पीछे वैलेंटीना की गाड़ियां लग चुकी थी। अब जहां एक तरफ एलेक्सी जो कि अपनी बेटी को ढूंढता हुआ उस वीरान टेक्सास के खाली मैदान तक पहुंचता है गाड़ी लेकर के, जोरदार चिल्लाता है कि अरे येलेना अंदर मत जाना, वैलेंटीना ने तुम्हें मारने के लिए कुछ असासिन्स भेजे हैं, तुम उस चोर को पकड़ने जाओगी और तुम मारी जाओगी। जहां पर येलेना का कहना था कि ये सारी चीजें ऑलरेडी एक रात पहले हो चुकी है। तो अब ये लोग उस खटारा कार के अंदर जाने लगते हैं अपनी जान को बचा करके, मगर तभी पीछे से वैलेंटीना के काफी सारे सोल्जर्स उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब यहाँ एलेक्सी की गाड़ी जो कि खुद को बता रहा था कि एक बुलेट प्रूफ कार है, इसे कोई भी छू नहीं सकता, ये बहुत तेज भागती है, तो वो तो खाली सिर्फ 54 से 55 की स्पीड पर चल रही थी और ऊपर से बुलेट प्रूफ भी नहीं थी। इन सभी की हालत पतली हो चुकी थी क्योंकि धड़ाधड़ इन पर गोलियां चलती जा रही थी। कि तभी भगवान के स्वरूप में यहाँ पर विंटर सोल्जर पहुंच जाता है, जो कि एक एक करके उनकी बख्तर बंद गाड़ियों को चद्दर बंद कर देता है, मतलब धूल चटा देता है, और एक गाड़ी को तो अपने मैकेनिकल आर्म के साथ में बांध करके एकदम घुंटा गाड़ देता है, जिसकी वजह से गाड़ियां ही पलट जाती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफी खुश हो रहे थे कि विंटर सोल्जर ने हमारी हेल्प करी, वो हमारी टीम में है और वैलेंटीना को धूल चटाने में हमारी मदद करेगा, लेकिन वो तो उन्हें पकड़ करके बांध डालता है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीना पहुंची होती है एक सीक्रेट फैसिलिटी में बॉब यानी कि रॉबर्ट के पास में, और पूरी तरीके से उसका माइंड वॉश करने लगती है। कहती है कि देखो, तुम पहले कमजोर थे, ड्रग्स की लत में लग चुके थे, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हें पीटा करते थे, माँ तुम्हारी इज्जत नहीं किया करती थी, वो हम ही थे जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया, जीने का नया जरिया दिया, तुम्हें ताकतवर बनाया, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया। तो अब जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। और अब तो रॉबर्ट भी उसकी बातें मान चुका था, लेकिन इस बात को मैल समझ गई थी कि ये खतरे की घंटी बनने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जितनी पावर्स हैं वो एक सुपरमैन से कम नहीं, और वैलेंटीना तो वैसे ही अपने चालाक और खतरनाक इरादों के साथ काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतरवा चुकी है। अगर सेंट्री उसके इशारों पर नाचने लगा तो फिर दुनिया खतरे में है। तो वो सीधा विंटर सोल्जर यानी कि बकी को कॉल कर देती है और बताती है कि जितने लोग ला सकते हो ले आओ, हमें वैल को रोक करके सेंट्री को समझाना पड़ेगा, माइंड वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज दुनिया पर खतरा आ जाएगा। तो अब अपने बकी बांस भाई साहब, जो कि पहले तो बॉब को सिर्फ एक काल्पनिक किरदार समझ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि बॉब नाम का शख्स जो कि पावर में सेंट्री कहलाता है, ऑक्स नाम की जो कॉर्पोरेशन है काफी टाइम से काम कर रही है। गवर्नमेंट तो खाली सुपर सोल्जर ही बना रही थी, लेकिन वैलेंटीना ने तो एक सुपर पर्सन ही बना दिया। तो अब उसे रोकने के लिए ये सभी लोग
लोग अपना टीम अप कर लेते हैं और एलेक्सी, वही नाम जो कि फुटबॉल टीम का था यानी कि थंडरबोल्ट्स, वही नाम इस टीम का भी रख देता है और अब ये सभी के सभी अपना टीम अप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीना रॉबर्ट को अपनी बातों में उलझाकर उसकी प्रैक्टिस शुरू करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ इनके पास कोई प्लान नहीं था और ये लोग पहुंच जाते हैं हमला करने के लिए वैलेंटीना की टीम पर। अब यहाँ पर एक खास बात है, जिस जगह पर ये लोग हमला करने के लिए पहुंचे थे वो था स्टार्क टावर, जो कि बन चुका था वॉच टावर, यानी कि टोनी स्टार्क का ही टावर था। इन्हें क्या पता है कि अभी डूम्सडे में वापस आएगा, इनसे अपनी चीजें वापस ले लेगा। तो खैर मजाक को रखते हैं साइड में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर खूब अच्छी खासी मारपीट होती है। हालांकि तगड़े CGI नहीं थे जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिर भी वन टाइम वॉच तो जरूर थे। मुझे ये मूवी द मार्वल से तो 2 टाइम्स बेटर लगी। खैर यहाँ पर वैलेंटीना स्पीकर में चिल्लाने लगती है कि इस बिल्डिंग का काम तो अभी हमने शुरू किया था, इनॉग्रेशन भी ठीक से हुआ नहीं था, तुमने तो इसके सारे कांच तोड़ दिए, ऊपर आ जाओ, तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। तो ये लोग बातचीत करने के लिए ऊपर पहुंचते हैं, मगर इन्हें क्या पता था कि इनके खात्मे के लिए ऑलरेडी वैलेंटीना ने यहाँ पर सेंट्री को तैयार कर दिया है। अब सेंट्री जो कि वैलेंटीना के इशारों पर नाचता था, मगर ये बात भी जानता था कि उसने इन लोगों के साथ यहाँ से स्किप होने के बारे में सोचा था। ये लोग खतरनाक नहीं है, लोगों की जानें ही बचाना चाहते हैं। तो एक एक करके ये जो बेचारे थंडरबोल्ट्स थे ये सेंट्री को मार तो रहे थे, मगर सेंट्री तो इस तरीके से इनका मुकाबला कर रहा था जैसे मानो चींटी को फूंक मार रहा हो। तो एंटायर मूवी के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव मुझे लगा तो सिर्फ यही वाला 2-3 मिनट का पार्ट लगा, बाकी ऐसा कुछ सुपर अट्रैक्टिव पार्ट नहीं था इस मूवी में। तो खैर फाइट में इन सभी थंडरबोल्ट्स के बोल्ट ढीले हो जाते हैं, जहां पर एट द एंड वैलेंटीना कहती है कि अब इन्हें जान से मार दो, लेकिन सेंट्री कहता है कि ये लोग मेरे लड़ने के काबिल नहीं और ऊपर से इन्हें तो मैं कभी भी जान से मार सकता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे इनसे अपनी जान का खतरा नहीं, तो मैंने जान से क्यों मारूं। जिस पर वैलेंटीना को गुस्सा आ जाता है। पीछे से ये थंडरबोल्ट्स तो सारे निकल करके भाग जाते हैं और वैलेंटीना उस पर चिल्लाने लगती है, तो सेंट्री उसी का ही गला पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर उसने सेंट्री को शांत करने के लिए एक किल स्विच बनाया था जो कि दिमाग में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सेंट्री तो ऑलरेडी इतना पावरफुल था कि उसका जो दिमाग था वो फटता नहीं बल्कि एक अलग ही रियलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे कि वॉइड नाम दिया गया है। अब अगर मैं वॉइड को एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसी जगह होती है जो कि काले अंधेरे टाइप सी होती है। हमने अभी तक 3 टाइप के वॉइड देखे हैं। लोकी के सीजन 2 में हमने द वॉइड देखा था जो कि एक अंधकार वाली जगह थी जहां पर अलायत रहा करता था। बेंटेन के यूनिवर्स में भी वॉइड का नाम इस्तेमाल हुआ है जहां पर विलगैक्स को फेंक दिया गया था ग्रैंडपा मैक्स के थ्रू। अगर आपने बेंटेन नहीं देखी तो मेरी सिस्टर के चैनल पर वो भी अपलोडेड है, एक बार जरूर देखिएगा। और थर्ड वॉइड अपना ये एक रियलिटी जैसा है, एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली रियलिटी, मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव से नेगेटिव थॉट्स में एक पर्सन चेंज हो जाता है तो क्या क्या बुरे सर्कमस्टेंसेस देखने को मिल सकते हैं, वही सारी चीजें होती है। तो जैसे ही वॉइड का प्रकोप यानी कि सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी लोगों के सामने आती है तो वो बहुत बुरे बुरे काम करने लगती है। उसके एक इशारे में हर चीज काला राख मतलब कि काइंड ऑफ काला साया बन जाया करता था, लोग पुफ होकर के गायब हो रहे थे और धीरे धीरे ऑलमोस्ट आधा शहर बर्बाद हो चुका था। थंडरबोल्ट्स के पास में कोई भी रास्ता सुझाव कुछ भी नहीं था कि आखिर हम इससे लड़ेंगे कैसे। ऊपर से जो बिल्डिंग की तबाही हुई थी तो पूरा शहर भी उससे घबरा चुका था, लेकिन ये थंडरबोल्ट मिलकर के उन सभी लोगों की जानें बचाते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। ये सारी चीजें ऊपर खड़ा हुआ सेंट्री या फिर काइंड ऑफ कहें कि वॉइड देख रहा था। तो फिर ये सभी अपना टीम अप करते हैं और सीधा वॉइड तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर अकेली येलेना उससे लड़ने के लिए पहुंचती है, तो उससे टच होते ही वो तो सीधा अपनी पुरानी बुरी यादों में चली जाती है, जहाँ पर जाते ही उसका माइंड वॉश होना शुरू हो जाता है और काइंड ऑफ उसके बाकी ये फ्रेंड्स यानी कि एलेक्सी, विंटर सोल्जर, एवा घोस्ट मतलब एवा घोस्ट तो वही है, और जॉन वॉकर, ये सभी लोग अपनी पुरानी बुरी यादों से जूझ रहे थे कि तभी वहां पर येलेना को एक सुनसान कमरा दिखाई पड़ता है जिसके अंदर अकेला बैठा सेंट्री अपनी बुरी शख्सियत के सामने जीरो दिखाई पड़ रहा था। येलेना जाकर उसे विश्वास दिलाती है, उसे कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो अपनी नेगेटिव साइड से लड़ सकते हो। यहाँ पर वो बॉब के बचपन को भी देख पाती है कि किस तरीके से उसके फादर उसे मारा करते थे, उसकी घर में कोई इज्जत नहीं थी। बाद में उसने रोड पर ड्रग्स खरीदने के लिए एक चिकन कॉस्ट्यूम पहन करके बर्गर शॉप के पास में काम भी किया था और कभी कभार ये नेगेटिव साइड अपने पॉजिटिव साइड को नीचा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा दर्द भी दिया करती थी। तो यहाँ पर इन दोनों का गला लपटीत जाता है यानी कि येलेना का और बॉब का, लेकिन कैसे तैसे ये लोग उसका सामना करते ही हैं और उस नेगेटिविटी को हल्का सा हराते हैं कि तभी वहां पर बाकी की टीम भी पहुंच जाती है और वो पूछती है सेंट्री को कि आखिर यहाँ से बाहर कैसा निकला जाए। तो बॉब का बताना था कि अगर सेंट्री आएगा तो वॉइड भी साथ में आएगा और अगर एक बार वॉइड चला गया तो इसका मतलब सेंट्री भी चला जाएगा। तो ये लोग वॉइड को हराने के लिए उस कमरे से बाहर निकल करके और भी नेगेटिव कमरों में जाने की कोशिश करते हैं जहां पर वॉइड
वॉइड का प्रकोप था, तो हर एक में जा जाकर ये लोग अपनी बुरी ताकतों से लड़ते हैं, अपनी बुरी यादों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर एक कमरा ऐसा था जिसके अंदर सेंट्री की मुलाकात वॉइड से होती है, यानी कि पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी से। वॉइड हमेशा से सेंट्री को ये कहा करता था कि हम दोनों अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, लेकिन तभी सेंट्री का साथ देने के लिए उसकी पूरी टीम आ जाती है और उसे समझाती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं। सिर्फ वॉइड अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा। अपनी पावर्स को पहचानो। और इसी साथ की मदद से सेंट्री यहाँ पर जीत जाता है और वॉइड हमेशा के लिए चला जाता है, यानी कि वॉइड गया तो सेंट्री भी गया और बॉब सिर्फ एक बॉब नॉर्मल पर्सन था। जिसके बाद शहर पर सूरज चमकने लगता है। पूरी जो काली दुनिया, काली छाया कहे कि काला साया फैल चुका था, वो पूरी तरीके से हटने लगता है और इसी तरीके से थंडरबोल्ट की टीम जीत जाती है। और इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन ने सभी न्यूज़पेपर्स, मीडिया के सामने इन लोगों को न्यू एवेंजर्स घोषित कर दिया था, जो कि बचाएंगे अब शहर को। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब 1080p प्रिंट आएगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से इनके शहर पर नया खतरा आने वाला है। तो वहां पर एक 4th नंबर का शिप जाता हुआ दिख रहा था, तो ये इनडायरेक्टली इंडिकेशन है फैंटास्टिक 4 का, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें फैंटास्टिक 4 भी दिखाई दिए जाएंगे। इसी के साथ में डूम्सडे की एंट्री भी धूमधाम से होगी और मैं अपनी वही पुरानी घिसी पिटी हुई लाइन 37वीं बार रिपीट करूंगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। अच्छा हाँ, मूवी की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि MCU की मूवी आ रही है और डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि ये मूवी क्यों आई। तो डिसअपॉइंटेड इस चीज की है कि हमेशा से मार्वल की मूवीज ने मुझे, मेरे जैसे और भी व्यूअर्स को, एक अच्छी CGI, VFX, ग्राफिक्स फिल्ड मूवीज दी हैं, एक अच्छी तगड़ी स्टोरी लाइन के साथ में। अगर बाकी मूवीज की स्टोरी को मैं इस मूवी के साथ कंपेयर करूं तो ये बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है कि आसपास के कुछ छोटे मोटे गुंडे यानी कि असैसिन्स एक साथ में अपनी जान बचाने के लिए टीम अप कर लेते हैं और फिर दुनिया को बचाते हैं। तो बहुत बेसिक सी स्टोरी थी, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं था इसमें। ऊपर से जिस तगड़े एक्शन के बारे में मैं सोच रहा था कि सेंट्री जैसा एक सुपर पावरफुल बीइंग अब इनकी टीम के अंदर जुड़ चुका है, जैसे कि DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स में उनके पास अपना सुपरमैन है। जब उसकी एंट्री होती है, पूरी जस्टिस लीग की टीम भिड़ जाती है उसे रोकने के लिए, यानी कि बुरे सुपरमैन को। तो वहां पर एक अच्छा खासा CGI का एक पूरा का पूरा सेटअप दिखाया गया था, किस तरीके से फाइट थी। फ्लैश भिड़ जाता है, वंडर वुमन की हालत पतली हो जाती है, एक्वामैन टकरा जाता है, कुछ भी नहीं होता सुपरमैन का। तो मुझे कुछ वैसी वाली वाइब्स आनी थी इसमें, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा इसमें, लेकिन वो नहीं था। दैट इज व्हाई आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस बिग बजट मूवी। तो खैर, आप मेरे साथ इस ओपिनियन पर कितना % एग्री करते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खुला है आपके लिए, दिल खोल करके अपने व्यूज शेयर कीजिए मेरे साथ, बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी। और जैसे ही MCU का अगला पार्ट आएगा तो वो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगा, और जैसे ही अच्छा प्रिंट मिल जाएगा तो 1080p के साथ में भी अगेन करूंगा, ताकि विजुअल क्वालिटी के साथ आप लोगों का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि हम ऑलवेज क्वालिटी कंटेंट ही लाते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।